वेलकम टू अनीसोलॉजी। जैसे कि आपको पता है कि हमने बायोलॉजी MD-CAT सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम वन शॉट लेक्चर्स अपलोड करते हैं। और आज हम MD-CAT बायोलॉजी के यूनिट 3 को डिस्कस करेंगे। तो यूनिट 3 इज़ बेसिकली रिलेटेड टू बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। इसमें हम सबसे पहले बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का ओवरव्यू डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक्स MD-CAT के सिलेबस में गिवन है उनका कॉन्सेप्चुअल ओवरव्यू डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट MCQs हैं, जो कि MD-CAT के एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, डिफ़ाइन करते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को और उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं। Biological molecules are basically organic compounds and they are found in living organisms and they are essential for life processes. So ये biological molecules की definition है, ये आपको पता होना चाहिए as a biology student के biological molecules organic compounds होते हैं जो कि हर living organism में present होते हैं और ये लाइफ के प्रोसेसेस के लिए ज़रूरी होते हैं। अगर हम इनकी क्लासिफिकेशन डिस्कस करें तो हमारे पास 4 मेन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फिर हमारे पास प्रोटीन्स हैं, फिर हमारे पास लिपिड्स हैं, फिर न्यूक्लिक एसिड्स हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर बेसिकली द एनर्जी सोर्स एंड दे आल्सो एक्ट एज द एनर्जी स्टोरेज। Carbohydrates are also called as sugars एंड जो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो शुगर्स होती हैं। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स को 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले शुगर्स होती हैं, फाइबर्स होते हैं, इसके अलावा स्टार्चेस होते हैं। फिर हमारे पास प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन्स जो हैं वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल मॉलिक्यूल के तौर पर एक्ट कर रही होती हैं। मैं आपको कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर भी बता देती हूँ। ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर है जो कि हमारे पास मोनोसेक्राइड्स होते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि ये कार्बन की बैकबोन होती है जिसके साथ हाइड्रोक्सी ग्रुप्स अटैच होते हैं और एट द एंड जो है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होता है जो कि इधर एल्डिहाइड होता है या फिर हमारे पास कीटोन होता है। अगर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा तो कीटोन होगा, जबकि हमारे पास CHO जो होगा वो हमारे पास एल्डिहाइड होगा। ये लीनियर फॉर्म में भी होते हैं। इसके अलावा इसको हम रिंग फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। जबकि जो प्रोटीन्स होती हैं वो बेसिकली मोनोमर ऑफ अमाइनो एसिड होती हैं और जो अमाइनो एसिड है, टिपिकल अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से है, जिसमें हमारे पास सेंट्रल कार्बन एटम है जिसके साथ हाइड्रोजन एटम अटैच है और एक तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप है और दूसरी साइड जो है वो अमाइनो ग्रुप है और हमारे पास R साइड चेन होती है जो कि हर अमाइनो एसिड में वेरी कर रही होती है। सो ये टिपिकल प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है और अमाइनो एसिड जो है वो मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। फिर हमारे पास लिपिड्स होते हैं। लिपिड्स जो है वो इनका लिपिड्स की वेरियस जो है वो टाइप्स हैं। हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, इसके अलावा वैक्सेस हैं और हमारे पास जो है वो डिराइव्ड लिपिड्स होते हैं। सो लिपिड्स की बहुत सारी टाइप्स हैं और ये एज अ लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज जो है वो काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो सेल मेम्ब्रेन का इंटीग्रल पार्ट भी होते हैं। फिर हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स हैं जिसमें DNA और RNA आ जाते हैं एंड दे कैरी द इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन पर्टिकुलरली, एंड DNA इज़ बेसिकली द हेरिडिटरी यूनिट और इनका काम है इंफॉर्मेशन को स्टोर करना और ट्रांसमिट करना और इनका जो है वो सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। फिर हमारे पास जो है वो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं जो कि ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। ग्लाइकोलिपिड्स जब हमारे पास जो 2 से ज़्यादा जो है वो जब हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जब मिलते हैं, फॉर एग्जांपल ग्लाइकोप्रोटीन्स में जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स का कंजुगेशन हो रहा है, जबकि ग्लाइकोलिपिड्स में लिपिड्स का और कार्बोहाइड्रेट्स का कंजुगेशन बन रहा है। तो ये जो है वो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं और ये मोस्टली जो है वो सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है वो मैक्रोमोलिक्यूल्स और माइक्रोमोलिक्यूल्स का डिफरेंस भी आपको आना चाहिए। जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं दे आर बेसिकली दी बिगर मॉलिक्यूल्स एंड दे आर यूजुअली दी पॉलीमर्स
while the micromolecules are the smaller molecules as the name indicate। जो हमारे पास माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं, इसकी मिसाल आप इस तरह से ले सकते हैं जैसे कि हमारे पास सिंपल शुगर्स होती हैं जो कि एज अ मोनोमर एक्ट कर रही होती हैं, फिर हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो कि एज अ मोनोमर एक्ट कर रही होती हैं न्यूक्लिक एसिड्स के लिए, फिर अमाइनो एसिड्स जो हैं वो मिलकर प्रोटीन्स बनाते हैं, फिर फैटी एसिड्स और ग्लाइसिरोल जो हैं वो लिपिड्स बनाते हैं। इसी तरह से मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं वो एज अ पॉलीमर एक्ट कर रहे होते हैं या बिगर मोलिक्यूल्स होते हैं। सो जब माइक्रोमोलिक्यूल्स जब इन एनाबोलिज्म के प्रोसेस के थ्रू गुज़रते हैं तो ये पॉलीसेकेराइड्स और न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन्स और लिपिड्स बनाते हैं, जबकि मैक्रोमोलिक्यूल्स की जब ब्रेक डाउन होती है तो माइक्रोमोलिक्यूल्स बनते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपने लाजमी याद रखना है। फिर हमारे पास कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हैं जैसे कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप है, फॉस्फेट ग्रुप है, ये आपने रिमेंबर रखने हैं। ये कुछ फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। अगर हम इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करने की कोशिश करें तो सबसे पहले इनकी स्ट्रक्चर, ये एज अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट एक्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स जो हैं वो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं, सेल मेम्ब्रेन में। इसके अलावा जो है ये साइटोस्केलेटन बना रहे होते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो लिपिड्स भी जो है वो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो भी इन एसोसिएशन विद lipids and proteins they form glycolipids and glycoproteins and they are also found in the membrane। so ये एज अ स्ट्रक्चर एक्ट कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास इनके कुछ फंक्शंस भी हैं। फॉर एग्जांपल ये एंजाइम्स, हार्मोन्स और एंटीबॉडीज़ के तौर पर काम करते हैं। एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन इन नेचर होती हैं, हार्मोन्स भी मोस्टली प्रोटीन इन नेचर होते हैं या लिपिड इन नेचर होते हैं। इसके अलावा एंटीबॉडीज़ भी जो हैं वो प्रोटीन इन नेचर होती हैं। फिर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का क्या काम है कि ये हमारे पास एनर्जी मॉलिक्यूल के तौर पर एक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो एटीपी या फिर ग्लूकोज जो है या फैटी एसिड्स हैं, इनकी ब्रेक डाउन होती है और एटीपी प्रोड्यूस होता है। सो जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं वो एज अ एनर्जी सोर्स या एनर्जी रिजर्व एक्ट कर रहे होते हैं। इसके अलावा इनकी इम्पॉर्टेंस ये भी है कि ये जेनेटिक मटेरियल के तौर पर भी एक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल डीएनए और आरएनए। फिर ये मेटाबोलाइट इंटरमीडिएट के तौर पर भी जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे होते हैं डिफरेंट, उसमें एज अ इंटरमीडिएट भी ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब हम इम्पॉर्टेंस देखते हैं कि बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर क्या है। तो सबसे पहले जो है वो हमारे पास जो पोलैरिटी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है वाटर मॉलिक्यूल की, और इस पोलैरिटी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर के पास यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से वो एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट एक्ट कर रहा होता है, एज अ बायोकेमिकल सॉल्वेंट एक्ट कर रहा होता है। और बहुत सारे जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं बॉडी में, फॉर एग्जांपल हाइड्रोलिसिस या कंडेंसेशन रिएक्शन, वो सारे जो हैं वो वाटर में हो रहे होते हैं। सो वाटर की जो है वो इम्पॉर्टेंस है एज अ बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस है। इसके अलावा जो वाटर है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो ये बॉडी को हीट अप नहीं होने देता। जो हीट रिलीज़ होती है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस, उस हीट को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इट एक्ट एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट फॉर पोलर मॉलिक्यूल्स। इसके अलावा हमारे पास ये वाटर जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ट्रांसपायरेशन का भी रोल प्ले कर रहा होता है। इसके अलावा जो हमारी बॉडी का थर्मल रेगुलेशन होती है जो कि होम्योस्टेसिस के ज़रिए हो रही होती है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन जो हो रहा होता है स्वेटिंग के थ्रू, या फिर जो हमारे पास प्लांट्स हैं उनमें जो है वो वाटर बैलेंस रेगुलेट हो रहा होता है थ्रू ट्रांसपायरेशन। सो ये सारे जो काम हैं ये वाटर कर रहा होता है। इसके अलावा जो बॉडी की पीएच रेगुलेशन है वो भी वाटर पे डिपेंड कर रही होती है। फिर हम कार्बोहाइड्रेट्स को जनरली डिस्कस कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की मेन क्लासिफिकेशन अगर हम देखें उनके स्ट्रक्चर की बेस पर, तो सबसे पहले हमारे पास मोनोसेकेराइड्स आ जाते हैं जो कि सिंगल यूनिट होते हैं, मोनोमर होते हैं। इसकी एग्जांपल में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आ जाते हैं। फिर हमारे पास ओलिगोसेकेराइड्स हैं जिनमें जो है वो 2 से 9 जो है वो मोनोसेकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल सुक्रोज एंड लैक्टोज दे आर डाइसेकेराइड्स। फिर हमारे पास पॉलीसेकेराइड्स होते हैं जिसमें 9 से लेकर
जो है वो हंड्रेड्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स प्रेजेंट होते हैं। इसकी बेहतरीन एग्जांपल हमारे पास स्टार्च है जो कि एज अ स्टोरेज मॉलिक्यूल है प्लांट्स का, फिर ग्लाइकोजन जो कि स्टोरेज मैक्रो मॉलिक्यूल है एनिमल्स का, फिर सेलुलोज जो कि प्लांट्स में पाया जाता है। इसके अलावा जो मोनोसेक्राइड्स हैं वो आपस में लिंक करते हैं थ्रू ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। जब दो मोनोसेक्राइड्स कंबाइन होंगे तो जो बॉन्ड उनके दरमियान बनेगा उसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। और ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जब टूटता है हाइड्रोलिसिस के ज़रिए तो हमारे पास जो डाइसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स या पॉलीसेक्राइड्स जो होते हैं वो मोनोसेक्राइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनका स्ट्रक्चर और स्टोरेज में रोल होता है। इसके अलावा ये एज अ एनर्जी सोर्स भी जो है वो इनकी इम्पोर्टेंस होती है। फिर प्रोटीन्स को अगर हम देखें तो प्रोटीन्स जो हैं वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती हैं। जो अमाइनो एसिड्स हैं वो आपस में लिंक होते हैं थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड। और जो प्रोटीन्स होती हैं उनकी स्ट्रक्चरल हायरार्की है। उस स्ट्रक्चरल हायरार्की को अभी हम पिक्टोरल वे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये हमारे पास डिफरेंट कलर्स में अमाइनो एसिड शो हुए हैं। और ये अमाइनो एसिड्स जब आपस में लिंक होते हैं थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये जो लीनियर स्ट्रक्चर है। फिर हमारे पास ये स्ट्रक्चर की फोल्डिंग होती है और हमारे पास या तो अल्फ़ा हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है या फिर हमारे पास बीटा शीट्स बनती हैं जो कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। फिर हमारे पास इस स्ट्रक्चर में फर्दर ट्विस्ट आता है और एक 3D स्ट्रक्चर बनता है जो कि हमारे पास टर्शरी स्ट्रक्चर कहलाता है। और हमारे पास इनको ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, टर्शरी स्ट्रक्चर जो बनता है हमारे पास मोस्टली जो है वो ये प्रोटीन्स फंक्शनल रोल प्ले कर रही होती हैं या फिर ये जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम्स बनाती हैं, हार्मोन्स बनाती हैं। उसके अलावा और भी डिफरेंट किस्म के फंक्शंस जो है वो परफॉर्म कर रही होती हैं। और जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा इस तरह के पॉलीपेप्टाइड्स टर्शरी स्ट्रक्चर जो है वो मिलते हैं तो हमारे पास क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर जो है वो बनता है। इसकी बेहतरीन एग्जांपल हमारे पास हीमोग्लोबिन है जो कि 2 अल्फ़ा चेन्स और 2 बीटा चेन्स से मिलकर बना हुआ होता है। और इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड्स होती हैं जो कि आपस में जो है वो इस तरह अरेंज होती हैं कि वो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर बना देती हैं। सो ये डिफरेंट काइंड ऑफ हायरार्की होती है जो कि प्रोटीन स्ट्रक्चर बनाती है और हर प्रोटीन स्ट्रक्चर का डिफरेंट रोल होता है। एक और चीज़ आपने जहन में रखनी है कि जो प्रोटीन्स होती हैं दे आर वेरी सेंसिटिव टू pH, टेम्परेचर एंड सॉल्ट। सो इन चीज़ों की प्रेजेंस में या एब्सेंस में प्रोटीन्स जो हैं वो डी नेचर भी हो सकती हैं। सो प्रोटीन्स आर सेंसिटिव टू दीज पैरामीटर्स। अगर हम प्रोटीन्स के फंक्शंस देखते हैं तो ये एज अ एंजाइम एक्ट कर रहे होते हैं, हार्मोन्स बनाते हैं, एंटीबॉडी के तौर पर काम कर रही होती हैं या फिर एज अ कैरियर काम कर रही होती हैं। फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन जो है वो प्रोटीन है और कैरी करता है ऑक्सीजन को थ्रू आउट द बॉडी। फिर हम लिपिड को जनरली देख लेते हैं कि लिपिड्स आर जनरली मेड अप ऑफ ग्लाइसिरोल एंड फैटी एसिड्स। लिपिड्स को क्लासीफाई किया गया है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो होते हैं जिनमें हमारे पास जो है वो कार्बन एटम 4 एटम्स के साथ लिंक होता है, जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। इस चीज़ को भी हम पिक्टोरल वे में अंडरस्टैंड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये जो है वो हमारे पास सैचुरेटेड ऑन द लेफ्ट साइड वी हैव अ सैचुरेटेड फैटी एसिड जहाँ पर हमें सिंगल कार्बन टू कार्बन बॉन्ड्स दिख रहे हैं, जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जिन लिपिड्स में होते हैं वो लिपिड्स यूजुअली सॉलिड होते हैं और उनको हम फैट्स कहते हैं, जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जिन लिपिड्स में होते हैं उनको हम ऑयल्स कहते हैं। सो दे आर अनसैचुरेटेड। फिर हम जो है वो देखते हैं कि फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं। सो फॉस्फोलिपिड्स आर बेसिकली कंपोज्ड ऑफ ग्लाइसिरोल, फैटी एसिड्स एंड 1 फॉस्फेट ग्रुप। हमारे पास जो है वो 3 फैटी एसिड्स यूजुअली होते हैं ट्राइग्लाइसराइड्स में, लेकिन फॉस्फोलिपिड्स में एक जो है वो फॉस्फेट ग्रुप 1 फैटी एसिड को रिप्लेस कर देता है। फॉस्फोलिपिड्स आर यूजुअली प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन और एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अलावा बाकी जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उनकी मेम्ब्रेन्स में पाई जाती हैं और दे आर एम्फीपैथिक इन नेचर, विच मीन्स इनके अंदर पोलर और नॉन पोलर दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट हैं।
इसके अलावा जो ट्राइग्लाइसराइड्स हैं वो एनर्जी स्टोरेज के तौर पर काम कर रहे होते हैं। इस फंक्शन को आपने याद रखना है। एमसीक्यू के तौर पर पूछा जा सकता है कि फास्फोलिपिड्स का क्या फंक्शन है, ट्राइग्लाइसराइड्स का क्या फंक्शन है। इसके अलावा हमारे पास स्टीरॉइड्स और कोलेस्ट्रोल होते हैं जो कि इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। इनके स्ट्रक्चर को भी हम देख लेते हैं। इस पिक्चर में आप जैसे देख सकते हैं कि ये जो 4 फ्यूज्ड रिंग्स हैं, बेंजीन रिंग्स, ये बेसिकली स्टीराइड न्यूक्लियस होता है या स्टीराइड होते हैं और इनकी फर्दर मॉडिफिकेशन होती रहती है और उस तरह से जो है ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल में हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है इस रिंग के साथ और हमारे पास हाइड्रोकार्बन साइड चेन होती है। इसी तरह से डिफरेंट तरह के फंक्शनल ग्रुप्स इन 4 फ्यूज्ड रिंग्स के साथ अटैच होते हैं और डिफरेंट तरह के हार्मोन्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन जो है वो ये सब जो है स्टीराइड न्यूक्लियस की मॉडिफिकेशन के बाद ही बनते हैं। फिर हमारे पास आरएनए आ जाता है जो कि राइबोन्यूक्लिक एसिड है और ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और इसमें राइबोज शुगर होती है और इसमें हमारे पास जो नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, 4 नाइट्रोजनस बेसिस जो हमारी 5 नाइट्रोजनस बेसिस बेसिकली होती हैं, लेकिन आरएनए में सिर्फ 4 प्रेजेंट होती हैं। उसमें हमारे पास एडेनिन है, गुआनिन है, उसके अलावा यूरासिल है और थाइमिन के बजाय हमारे पास एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन एंड और चौथी बेस हमारे पास साइटोसिन है, 5वीं जो एडेनिन और गुआनिन है ये प्योरीन्स होती हैं, जबकि इनमें डबल जो है वो रिंग होता है, जबकि पायरेमिडीन्स जो होती हैं वो सिंगल रिंग्ड होती हैं और इसमें साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन आ जाता है। जो डीएनए होता है उसमें हमारे पास थाइमिन प्रेजेंट होता है along with adenine, guanine and cytosine, while in RNA uracil is present instead of thymine along with adenine, guanine and cytosine. So ये हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस का डिफरेंस आ जाता है आरएनए और डीएनए में। आरएनए की अगर हम टाइप्स देखें तो हमारे पास एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए होता है, ट्रांसफर आरएनए होता है और हमारे पास राइबोसोमल आरएनए होता है जो कि राइबोसोम्स बनाता है। मैसेंजर आरएनए इज बेसिकली द ट्रांसक्रिप्ट ऑफ द डीएनए और ये जाता है हमारे पास राइबोसोमल आरएनए के पास और वहाँ जाकर जो है वो राइबोसोम्स में ये ट्रांसलेट होता है प्रोटीन्स में। फिर हमारे पास जो ट्रांसफर आरएनए होते हैं बेसिकली दे आर एंटीकोडोन्स एंड दे कैरी द अमाइनो एसिड्स टू द राइबोसोम सो दे कुड बी असेंबल्ड इनटू प्रोटीन। फिर हमारे पास जो है वो आरएनए की जो है वो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन भी होती है मैसेंजर आरएनए की, जो कि जिसमें फर्दर जो है वो काफ़ी डिटेल आ जाती है जो कि हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। फिर हमारे पास जो है वो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं जो कि ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं और इनकी सेल टू सेल रिकग्निशन में रोल होता है, इम्यून रिस्पॉन्स में रोल होता है और इसकी बेहतरीन मिसाल हमारे पास एबीओ ब्लड ग्रुप एंटीजेंस जो कि हमारे पास एबीओ ब्लड ग्रुप बना रहे होते हैं जो कि सेल्स के ऊपर स्पेसिफिक एंटीजेंस होते हैं, इधर ए बी और नो एंटीजन, सो दे आर बेसिकली दी कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। सो फिर अगर हम फर्दर देखते हैं डीएनए को तो डीएनए का स्ट्रक्चर अभी हमने डिस्कस किया, इसको फर्दर हम देख लेते हैं कि डीएनए जो है हमारे पास डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है और ये डबल हेलिकल होता है और इसमें हमारे पास एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स होते हैं, 2 स्ट्रैंड्स जो कि इधर 5 to 3 और 3 to 5 जो है वो हो रहे होते हैं। इसके स्ट्रक्चर को हम आरएनए के स्ट्रक्चर के साथ कंपेयर भी करके देख लेते हैं। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि एक तरफ डीएनए है, दूसरी तरफ आरएनए है। डीएनए हमारे पास डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है और हमारे इसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट है, जबकि आरएनए जो है वो सिंगल हेलिक्स इसमें प्रेजेंट है और इसमें राइबोज शुगर है और यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस भी बता दी गई है कि इन दोनों में कौन सी है। तो ये पिक्चर जो है वो बेहतरीन तरीके से डीएनए और आरएनए का जो कंपेरिजन कर रही है। फिर फर्दर हम देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि जीन का है। जीन इज बेसिकली द सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड। जीन जो है वो डीएनए का एक पार्ट है और जीन्स जो है वो बेसिकली कोडोन्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। हमारे पास 3 जो बेसेस होती हैं वो एक कोडोन बनाती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह
फॉर एग्जांपल ये जीन का सेगमेंट है और ये हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस हैं AGT ACG। तो हमारे पास जो 3 बेसिस होती हैं, फॉर एग्जांपल AGT ये एक कोडॉन बनाती हैं और ACG हमारे पास दूसरा कोडॉन होता है, और हर कोडॉन जो है वो एक अमाइनो एसिड को जो है वो उसको कोड कर रहा होता है। हर जो कोडॉन होता है वो अमाइनो एसिड में ट्रांसलेट होता है। ये हमारे पास जो है वो कोडॉन की डेफिनेशन थी। फिर हमारे पास जीन के 2 सेगमेंट्स होते हैं, एक एक्सॉन्स होते हैं और एक इंट्रॉन्स होते हैं। जो एक्सॉन्स हैं दे आर बेसिकली द कोडिंग कोडॉन्स, वाइल इंट्रॉन्स डज नॉट कोड एनी अमाइनो एसिड। जब पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होती है mRNA ट्रांसक्रिप्ट की, तो उसमें से इंट्रॉन्स जो हैं वो रिमूव कर दिए जाते हैं ताकि सिर्फ एक्सॉन्स जो हैं वो राइबोसोम्स तक पहुंच पाएँ और आगे फर्दर ट्रांसलेट हो सकें। फिर इसके अलावा हमारे पास म्यूटेशन भी जो है वो हो सकती है जीन में, या फिर हमारे पास जो कोड है उसमें म्यूटेशन हो सकती है। एक नाइट्रोजनस बेस के बजाय दूसरी नाइट्रोजनस बेस आ जाए, तो उसके बदले में क्या होता है, उसके नतीजे में क्या होता है कि हमारे पास एक अमाइनो एसिड जो फॉर एग्जांपल अगर गुआनिन इनकोड हो रहा है, तो उसके बजाय जो है वो अमाइनो एसिड जो है फॉर एग्जांपल फिनाइल एलेनिन कोड हो रहा है, तो उसकी जगह वेलिन कोड हो जाएगा, और उसके नतीजे में हमारे पास क्या होती हैं, डिफरेंट डिजीजेज होती हैं। फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया जो है वो भी एक नाइट्रोजनस बेस के रिप्लेस हो जाने से होती है, जिसमें हमारे पास वेलिन जो है वो रिप्लेसेस द ग्लूटामिक एसिड। फिर हमारे पास इन्होंने सेंट्रल डोग्मा का जो है वो फ्लो चार्ट बताया, जिसमें डीएनए जो है वो ट्रांसलेट होता है आरएनए में, ट्रांसक्राइब होता है आरएनए में, और फिर वो फर्दर ट्रांसलेट होता है प्रोटीन्स में। दिस इज द सेंट्रल डोग्मा। अभी हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो देख लिए हैं। अभी हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो दीज आर MTCAT बायोलॉजी यूनिट 3 MCQs। सबसे पहले हम देखते हैं कि लेट मी यूज अ laser pointer. So which of the following carbohydrates is a structural polysaccharide and composed of beta glucose units only? कि इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट सिर्फ स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड के तौर पर काम कर रहा होता है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो सेलुलोज होगा, क्योंकि सेलुलोज जो है वो इट इज़ मेड अप ऑफ बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स बिटवीन बीटा ग्लूकोज यूनिट्स, और ये हमारे पास एक अनब्रांच चेन बनाता है जो कि स्ट्रक्चरल सपोर्ट के तौर पर एक्ट कर रही होती है प्लांट सेल वॉल्स में, जबकि जो स्टार्च और ग्लाइकोजन है वो एज अ स्टोरेज पॉलीसेकेराइड जो है वो काम कर रहे होते हैं, एंड दे आर अल्फा ग्लूकोज, while the cellulose is a beta glucose, it is composed of beta glucose units. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स वाई ह्यूमन्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। तो ह्यूमन्स जो है वो सेलुलोज क्यों नहीं डाइजेस्ट कर सकते, क्योंकि हमारे पास हमारी गट में सेलुलेज एंजाइम जो है वो एब्सेंट है, विच इज़ रिक्वायर्ड बाय दी 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स इन सेलुलोज, सो हेंस इट पासेस अनडाइजेस्टेड इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। Next question is which of the following amino acids is likely to disrupt an alpha helix structure in a protein? कि हमारे पास कौन सा अमाइनो एसिड जो है वो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर को डिसरप्ट कर देता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो प्रोलीन होगा। प्रोलीन हैज़ अ रिजिड रिंग स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन में किंक आ जाती है। इसके नतीजे में क्या होता है कि अल्फ़ा हेलिकल फॉर्मेशन जो है वो डिसरप्ट हो जाती है, और इसको हम लोग हेलिक्स ब्रेकर भी कहते हैं। प्रोलीन को जो है वो हेलिक्स ब्रेकर भी कहा जाता है। ये पॉइंट आपने लाजमी याद रखना है। Next MCQ is a fat molecule contains 1 glycerol and 3 fatty acids. Which of the following best describes the type of reaction that forms this molecule? कि इस मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन में कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होगा? हाइड्रोलिसिस, डिहाइड्रेशन, सिंथेसिस, ऑक्सीडेशन, न्यूट्रलाइजेशन। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो डिहाइड्रेशन सिंथेसिस होगा, क्योंकि हमारे पास जो ट्राइग्लाइसराइड्स होते हैं जो कि 1 ग्लाइसरोल और 3 फैटी एसिड से मिलकर बनते हैं, वो कंडेंसेशन के ज़रिए बन रहे होते हैं। जबकि कंडेंसेशन क्या होता है? डिहाइड्रेशन सिंथेसिस होती है, जिसमें एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव होता है, जहाँ पर
और ईस्टर बॉन्ड बनता है ग्लाइसिरोल और फैटी एसिड्स के दरमियान। MCQ 5 इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड। अब हम देखते हैं कि कौन सा पेयर जो है वो मिसमैच्ड है। काइटन एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। जो आर्थ्रोपोड्स हैं उनका एक्सोस्केलेटन जो है वो काइटन से मिलकर बना होता है। ग्लाइकोजन इज स्टोरेज इन फंजाई, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है क्योंकि फंजाई में जो स्टोरेज होती है कार्बोहाइड्रेट की वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन होती है। सेलुलोज एज अ डाइटरी फाइबर, ये ऑप्शन भी करेक्ट है क्योंकि जो सेलुलोज है वो डाइटरी फाइबर के तौर पर काम कर रहा होता है। एंड एंड द स्टार्च इज द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ प्लांट, सो ये ऑप्शन रॉन्ग होगा। स्टार्च जो है वो स्टोरेज कंपोनेंट ऑफ प्लांट है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ प्लांट जो है वो सेलुलोज है। So starch is not the structural component, it is used as energy storage in plants. The main structural component of in plants is cellulose. Next MCQ is the tertiary structure of a protein is maintained by all of the following interactions except कि हमारे पास प्रोटीन का टर्शरी स्ट्रक्चर कैसे मेंटेन होता है। अभी हमने कुछ देर पहले जो है प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स डिस्कस किए थे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटर्नरी। तो हमारे पास जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है उसमें अमाइनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड्स के ज़रिए लिंक कर रहे होते हैं, जबकि हमारे पास जब ये हमारा जो लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जब ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर बनाती है, फॉर एग्जांपल टर्शरी स्ट्रक्चर, तो वो किसके थ्रू बनते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू, डाइसल्फाइड ब्रिजेस के थ्रू और आयनिक इंट्रैक्शंस के थ्रू। तो हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड्स उसमें इन्वॉल्व नहीं होते। पेप्टाइड्स बॉन्ड जो होते हैं वो सिर्फ अमाइनो एसिड को कनेक्ट कर रहे होते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन में, जबकि टर्शरी स्ट्रक्चर जो मेंटेन कर रहा होता है वो बाकी 3 बॉन्ड्स होते हैं। So peptide bonds form the primary structure. The tertiary structure is stabilized by hydrogen bonds, ionic bonds, disulfide bridges and hydrophobic interactions. Next question is which of the following macromolecules contains phosphorus as a major component? So इसका आंसर आप आंख बंद करके भी बता सकते हैं। इसमें हमारे पास न्यूक्लिक एसिड होगा, न्यूक्लिक एसिड में जो है वो फॉस्फेट ग्रुप लाजमी होता है एज अ मेजर कंपोनेंट। सो इसमें हमारे पास DNA भी आ जाता है, RNA भी आ जाता है। फिर हमारे पास क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट वुड गिव अ पॉजिटिव रिजल्ट फॉर बोथ रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स आफ्टर हाइड्रोलिसिस, कि हमारे पास कौन सा टेस्ट जो है वो रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स दोनों के लिए जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट देता है। तो हमारे पास बेनेडिक्ट्स टेस्ट होगा। नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स लाइक सुक्रोज कैन बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू रिड्यूसिंग शुगर्स which will give a positive Benedict test which is the brick red precipitate। हमारे पास Benedict टेस्ट में क्या होता है कि टेस्ट में क्या होता है कि ब्रिक रेड कलर की प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, विच मीन्स कि वो हमारा पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, और ये पॉजिटिव रिजल्ट रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग दोनों काइंड्स ऑफ शुगर्स के लिए देता है। फिर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द एंजाइम एक्टिविटी विल डिक्रीज। हमारे पास एंजाइम एक्टिविटी किस केस पे डिक्रीज हो रही होती है, ऑप्टिमम पीएच पे तो हमारे पास मैक्सिमम एक्टिविटी होती है, हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे भी हमारे पास एक्टिविटी हाई होती है, उसके अलावा हाई टेम्परेचर अबव ऑप्टिमम, यहाँ पर हमारे पास एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाती है। प्रेजेंस ऑफ कोएंजाइम, ये भी जो है वो उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज़ नहीं करेगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी होगा कि हमारे पास हाई टेम्परेचर, जब ऑप्टिमम कंडीशन से टेम्परेचर हाई हो जाता है तो हमारा एंजाइम जो है वो डीनेचर हो जाता है और अपना 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है वो लूज़ कर देता है और अपनी फंक्शन को भी लूज़ कर देता है और अपना काम प्रॉपरली नहीं कर सकता। तो हम फिर कह सकते हैं कि उसकी एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ हो गई है। So which of the following statements about enzymes is false? Enzymes reduce the activation energy of reaction, ये तो ऑप्शन ट्रू है। एंजाइम जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करते हैं और केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करते हैं। ऑप्शन 2 है कि एंजाइम्स आर यूज्ड इन केमिकल रिएक्शंस, सो ये ऑप्शन जो है वो फॉल्स है। एंजाइम्स जो है वो केमिकल रिएक्शंस में यूज़ नहीं होते बल्कि ये रीयूजेबल कैटलिस्ट के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं। Enzymes are specific for their substrates, ये भी ट्रू है। Enzymes activity can be affected by temperature and pH, ये भी ट्रू है। तो हमारा जो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, जो उन्होंने बताया कि फॉल्स करना है हमने, तो वो हमारा ऑप्शन बी होगा।
फिर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द एम्फीपैथिक नेचर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, बोथ एंड्स आर हाइड्रोफिलिक। ये ऑप्शन जो है वो ट्रू नहीं है। हमारे पास एम्फीपैथिक में हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक होता है और टेल जो है वो हाइड्रोफोबिक होती है। सो फॉस्फोलिपिड्स हैव पोलर हाइड्रोफिलिक हेड कंटेनिंग फॉस्फेट एंड नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक टेल्स ऑफ फैटी एसिड्स. So these amphipathic properties allows them to form bilayers in membranes. Next question is which level of protein structure is destroyed when a protein is completely hydrolyzed into its amino acids? So इसके ऑप्शन में हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर है और करेक्ट आंसर जो है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा। अगर हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे पेप्टाइड बॉन्ड की प्राइमरी स्ट्रक्चर की, तो हमारे पास जो है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और हमारे पास इंडिविजुअल अमाइनो एसिड्स हमें मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 इज अ न्यूक्लियोटाइड इज कंपोज्ड ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो हमने पढ़ा है कि न्यूक्लियोटाइड जो है वो एक फॉस्फेट ग्रुप उसमें होता है, नाइट्रोजनस बेस होती है और उसके अलावा उसमें पेंटोज शुगर होता है। तो हमारे पास सल्फर कंटेनिंग ग्रुप जो है वो न्यूक्लियोटाइड में मौजूद नहीं होता, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी होगा। Next question is which of the following bonds is not involved in stabilizing the tertiary structure of proteins? तो हमारा ये करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो टर्शरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज नहीं करता बल्कि ये प्राइमरी स्ट्रक्चर को जो है वो बनाता है। Which of the following is a conjugated protein? तो हमारे पास हीमोग्लोबिन जो है वो conjugated protein है। It is a conjugated protein consisting of protein part and non-protein part which is the heme group with iron, जबकि एल्ब्यूमिन, केराटिन और इंसुलिन जो हैं वो सिंपल प्रोटीन्स हैं, वो conjugated proteins नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिपिड्स हैव अ फंक्शन इन सेल सिग्नलिंग एंड नॉट प्राइमरीली इन एनर्जी स्टोरेज। कि सेल सिग्नलिंग में किस लिपिड का रोल होता है और वो एनर्जी स्टोरेज के तौर पर काम नहीं कर रहा होता। तो हमारे पास जो कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल जो है वो एज अ फंक्शन सिग्नलिंग उसका रोल होता है, फंक्शन इन सेल सिग्नलिंग एंड इट इज़ नॉट एनर्जी स्टोरेज। सो कोलेस्ट्रॉल इज़ अ प्रिकर्सर ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन्स एंड प्लेज अ रोल इन सेल सिग्नलिंग, मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी एंड सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी। Which of the following statements is false about enzymes? के enzymes के related कौन सी statement false होती है? तो हमारे पास correct option जो है वो option B होगा। They permanently alter the product structure. So ये ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमारे पास एंजाइम्स जो हैं वो सबस्ट्रेट के साथ कम्प्लेक्सेस भी बनाते हैं, ये रीयूजेबल भी होते हैं, रिएक्शन रेट भी इंक्रीज करते हैं, but they do not alter the structure of products. They only speed up the reaction and are unchanged after the reaction. Question 18 is which of the following best explains the denaturation of proteins? प्रोटीन्स की डीनेचुरेशन कब होती है? जब हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं और डाइसल्फाइड ब्रिजेस भी जो हैं वो टूट जाती हैं। तो इसके नतीजे में क्या होता है? प्रोटीन्स डीनेचर्ड होती हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स, कन्वर्शन ऑफ अल्फा हेलिक्स टू बीटा शीट और रिमूवल ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, ये हमारे पास डीनेचुरेशन की डेफिनेशन में नहीं आते। डीनेचुरेशन बेसिकली क्या होती है कि इट इन्वॉल्व्स द लॉस ऑफ सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। हमारे पास इसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर इन्वॉल्व नहीं है। हमारे पास सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर जो है वो जब ब्रेक डाउन होगा तो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड्स, आयनिक बॉन्ड्स और डाइसल्फाइड ब्रिजेस जो हैं वो डिसरप्ट हो जाएंगे और इस सूरत में हम कहेंगे कि प्रोटीन डीनेचर हो गई है। Which sugar gives a positive Benedict's test but a negative result in Barfoed test? हमारे पास माल्टोज जो है वो पॉजिटिव बेनेडिक्ट टेस्ट देती है लेकिन नेगेटिव बारफोइड टेस्ट देती है। इसकी वजह ये है कि माल्टोज इज अ रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड, गिव्स अ पॉजिटिव बेनेडिक्ट टेस्ट बट डज नॉट रिएक्ट इन बारफोइड टेस्ट विच इज स्पेसिफिक फॉर मोनोसैकेराइड्स। सो जो हमारे पास बारफोइड टेस्ट है वो सिर्फ मोनोसैकेराइड्स के लिए यूज़ हो रहा होता है। Last question is in a DNA molecule the ratio of adenine to thymine is always 1:1. What accounts for this constant ratio? So ये हमारे पास एडेनिन और थायमीन की हमेशा रेशो 1:1 क्यों होती है? क्योंकि हमारे पास एडेनिन हमेशा थायमीन के साथ पेयर कर रहा होता है। सो बेस पेयरिंग रूल के तहत जो है वो एडेनिन का नंबर हमेशा
थायमीन के इक्वल होता है और इसको हम चार्गफ रूल कहते हैं। एडेनिन ऑलवेज पेयर्स विद थायमीन वेयर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स इंश्योरिंग 1:1 इन डीएनए। सो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने एमजीकैट बायोलॉजी का चैप्टर 3 डिस्कस किया रिलेटेड टू मैक्रो मॉलिक्यूल्स एंड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। सो आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको पर्सनलाइज मेंटोरिंग चाहिए या आपको कोई भी टॉपिक समझ नहीं आ रहा एमडीकैट से रिलेटेड, इधर इट इज़ रिलेटेड टू केमिस्ट्री और इधर इट इज़ रिलेटेड टू बायोलॉजी, तो आप कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।